नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। सीजफायर के बीच गाजा में फिर से इजरायल हमले शुरू। एयर स्ट्राइक में 300 से ज्यादा की फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायली रक्षा मंत्री बोले गाजा में नरक के दरवाजे खोल देंगे। 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से वापसी। धरती के लिए रवाना हुआ स्पेसएक्स का कैप्सूल। 10:35 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ स्पेसएक्स का यान। बुधवार सुबह 3:27 पर समुद्र में होगी लैंडिंग। डोनाल्ड ट्रंप करेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात। यूक्रेन युद्ध को लेकर आ सकती है अहम खबर। डोनाल्ड ट्रंप बोले बाइडेन के लिए क्षमादान को मान्यता नहीं। बाइडेन के बेटे पर है टैक्स चोरी का आरोप, फिर खुल सकती है फाइल। अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड बोली भारत में पाकिस्तान समर्थित हमले इस्लामी आतंक, इसे अमेरिका समेत कई देशों को खतरा। डेनमार्क जा रहा विमान आलस हादसे का हुआ शिकार। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत की आशंका। अब बात करते हैं गाजा की, जहां इजरायल ने एक बार फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। 57 दिन की सीज फायर के बाद इजरायल ने अचानक गाजा में फिर से बम बरसाने शुरू कर दिए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के मुताबिक वायुसेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। अल जजीरा के मुताबिक इन ताजा हमलों में 326 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और वहीं सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। 19 जनवरी को इजरायल हमास के बीच शुरू हुए सीज फायर के बाद गाजा में इजरायल का ये सबसे बड़ा हमला है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि वो हमले की योजना बना रहे हैं, आतंकवादियों को निशाना बना रहे हैं। इजरायल ने पिछले 2 हफ्तों से गाजा में खाने पीने के सामान, दवाइयों, ईंधन और बाकी सप्लाई को रोक दिया है और मांग की है कि हमास सीज फायर समझौते में बदलाव को स्वीकार करे। इजरायल का कहना है कि हमास बात नहीं मान रहा था, इसलिए गाजा में बम बरसाए गए। लेकिन टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को भ्रष्टाचार के एक केस में इजरायली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ गवाही होनी थी। पिछली सुनवाई के दौरान नेतन्याहू मामले की सुनवाई कर रहे जज पर ही चिल्ला उठे, जिसके बाद नेतन्याहू से जज ने नाराजगी जताई थी। इस केस में अगर नेतन्याहू दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है, उनकी कुर्सी जा सकती है। गाजा युद्ध में बंधकों को रिहा न कराने और हमास का खात्मा न कर पाने की वजह से नेतन्याहू का विरोध देश भर में पहले से बढ़ा हुआ है। जानकारों का मानना है कि जंग को आगे बढ़ाना नेतन्याहू के राजनीतिक संकट से बचने की तरकीबों में से एक है। हैरानी की बात यह है कि गाजा पर हमला होते ही अभियोजकों ने नेतन्याहू के खिलाफ इस केस को रद्द करने पर सहमति जाहिर की है। मामले की देखरेख कर रहे जेरूसलाम जिला न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी बचाव पक्ष के इस अनुरोध पर सहमति जताई है। रविवार को नेतन्याहू ने इजरायल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेत के चीफ रोनेन बार को भरोसे की कमी का हवाला देते हुए बर्खास्त करने की बात कही है। इसी बीच इजरायल के विपक्षी नेता यापर लैपिड ने सोमवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से देश की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख की बर्खास्तगी को लेकर तनाव के बीच इस्तीफा देने की मांग की है। लैपिड ने कहा कि अगर विश्वास खोना बर्खास्तगी की वजह है तो सबसे पहले नेतन्याहू को बर्खास्त किया जाना चाहिए। इजरायल ने उन पर से विश्वास खो दिया है। 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी समूह हमास द्वारा इजरायल पर किए गए हमले की जांच शिन बेत ने की। एजेंसी की आंतरिक जांच के बाद नेतन्याहू और शिन बेत के बीच तनाव बढ़ गया है। नेतन्याहू ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को खारिज करते हुए कहा कि वो अहम सवालों के जवाब देने में नाकाम रहे। लेपिड ने कहा कि बर्खास्तगी के पीछे असली वजह शिन बेत की जांच में नेतन्याहू के कार्यालय के कर्मचारियों पर लगाए गए आरोप थे। उन्होंने कहा कि जैसे ही शिन बेत ने उनके ऑफिस की जांच शुरू की, नेतन्याहू ने जल्दबाजी में लापरवाही और साफ तौर पर विरोधाभासी कदम उठाते हुए रोनेन बार को बर्खास्त करने का फैसला किया। इजरायली सरकार बुधवार को शिन बेत प्रमुख को बर्खास्त करने के लिए प्रधानमंत्री के कदम की समीक्षा करने वाली है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने गाजा पर हमले इसलिए कराए क्योंकि सीज फायर पर हो रही बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। नेतन्याहू कई बार फिर से जंग शुरू करने की धमकी दे चुके हैं। वहीं इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने चेतावनी दी है कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो गाजा में नरक के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। हमास ने इजरायली हवाई हमलों को सीज फायर का उल्लंघन बताया है और धमकी दी है कि इस कदम से उनकी कैद में मौजूद इजरायली बंधकों की जान खतरे में आ गई है। हमास ने कहा कि इजरायल ने बिना किसी उकसावे के हमले किए हैं। इजरायल हमास के बीच सीज फायर का पहला फेज 19 जनवरी को शुरू हुआ और 1 मार्च को खत्म हो गया। पहले फेज में हमास ने 33 बंधक छोड़े, जिनमें 8 शव शामिल हैं। वहीं इजरायल ने 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया।
इजरायल और हमास के बीच सीजफायर के दूसरे फेज पर अभी तक बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। इस फेज में तकरीबन 60 बंधकों को रिहा किया जाना था। साथ ही जंग को पूरी तरह से खत्म करने पर बात होनी थी। हमास के पास अभी 24 जिंदा बंधक और 35 लोगों के शव हैं। कहा गया था कि पहले फेज के 16वें दिन यानी 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे फेज की योजना पर बातचीत शुरू होगी। इस दौरान हमला नहीं किया जाएगा। जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेंगे। इनमें लगभग 190 कैदी 15 साल से ज्यादा समय से सजा काट रहे हैं। इस डील के तीसरे और आखिरी फेज में गाजा को दोबारा बसाया जाएगा। इसमें 3 से 5 साल का वक्त लगेगा। हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव भी इजराइल को सौंप जाने का प्रस्ताव रखा गया था। अब बात करते हैं रायसीना डायलॉग की, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। दिल्ली में चल रहा रायसीना डायलॉग 2025 एक बार फिर वैश्विक नीति, कूटनीति और भू राजनीति के प्रभावशाली नेताओं और विचारकों को एक साथ एक मंच पर लेकर आया है। इस साल बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन, संप्रभुता की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निष्पक्षता को लेकर बहस केंद्र में है। रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों की दोहरी नीतियों पर सवाल उठाया और साथ ही वैश्विक व्यवस्था में निष्पक्षता की जरूरत पर जोर दिया। तो वहीं अमेरिका के खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड ने अपने भाषण में भारत की समृद्ध संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों की सराहना करते हुए कहा कि बहुत समय हो गया है, लेकिन इस देश के समृद्ध इतिहास और जीवंत लोकतंत्र को जानना हमेशा एक अद्भुत और गर्मजोशी भरा अनुभव होता है, जो असल में हमारे दोनों देशों के बीच लंबे समय से मौजूद खास रिश्तों की बुनियाद है। अलोहा और नमस्ते जैसे शब्द आम धारणा से अलग सिर्फ अभिवादन नहीं है। वास्तव में इन दोनों के बहुत गहरे आध्यात्मिक और शक्तिशाली अर्थ हैं, जो मेरे लिए मेरे जीवन के मूल और हृदय में रह रहे और मुझे उम्मीद है कि रायसीना में सार्थक संवाद और बातचीत को प्रेरित करेंगे। इससे पहले एक इंटरव्यू के दौरान तुलसी गबार्ड ने कहा था कि बांग्लादेश में इस्लामी आतंकवादियों का खतरा है। अलग अलग गुटों की एक ही कोशिश और विचारधारा है कि एक इस्लामी खिलाफत के आधार पर शासन करना चाहते हैं। इस पर बांग्लादेश की सरकार ने कहा कि यह बयान भ्रामक है, बांग्लादेश की छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसकी पारंपरिक इस्लामी प्रथा समावेशी और शांतिपूर्ण रही है, जिसने उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बहुत अच्छी प्रगति की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को वैश्विक नियमों की नींव बताया है। उन्होंने कश्मीर मुद्दे का जिक्र करते हुए इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक का सबसे लंबा अवैध कब्जा करार दिया है। जयशंकर ने कहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र गए, एक हमले को विवाद बना दिया गया, हमलावर और पीड़ित को एक ही श्रेणी में रख दिया गया। इसके लिए जिम्मेदार पक्ष कौन थे? ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? इसलिए इस पूरे विषय पर मेरे कुछ सवाल हैं। जयशंकर ने कहा कि ये दिखाता है कि कैसी पश्चिमी ताकतों ने कश्मीर की वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने राजनीतिक दखलंदाजी और पश्चिमी देशों के नजरिए पर भी सवाल उठाए। जयशंकर के अलावा पैनल में लिचेनस्टीन की विदेश मंत्री डोमिनिक हसलर, स्लोवाक रिपब्लिक के विदेश मंत्री जुरास ब्लॉनर, स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ड्स भी शामिल हुए। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वें रायसीना डायलॉग के उद्घाटन में शामिल हुए। इस दौरान न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने बतौर चीफ गेस्ट इस समिट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नमस्कार, सत श्री अकाल बोलकर लोगों को संबोधित किया। लक्सन ने चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के लिए भारत को बधाई दी। उन्होंने आगे कहा कि मोदी के कार्यकाल में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हमें भारत के साथ मजबूत रिश्ते और बेहतर सैन्य साझेदारी की जरूरत है। भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अहम भूमिका निभानी है। न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत इलाके में अपने हितों के लिए भारत जैसे साझेदारों की तरफ देख रहा है। हम एक ऐसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में रहना चाहते हैं जहां देश मुक्त होकर अपना रास्ता चुनने के लिए आजाद हो, जहां कोई भी देश हावी ना हो। भारत जैसे देश विश्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें ग्लोबल पॉलिसी निर्माताओं की बैठक में जगह मिलनी चाहिए। हम भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाने के लिए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर विचार कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के पीएम को उनके भाषण के लिए शुक्रिया कहा। जयशंकर ने कहा कि आज के ग्लोबल ऑर्डर में अलग ढंग से सोचने और मुश्किलों के क्रिएटिव हल निकालने की जरूरत है। जानकार मानते हैं कि रायसीना डायलॉग किसी थर्ड वर्ल्ड देश में इतने बड़े पैमाने पर होने वाला इकलौता सम्मेलन है। इस पर दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स और जियोपॉलिटिक्स में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों की नजर रहती है।
इस कॉन्फ्रेंस के जरिए दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट्स को आने वाले समय में भारत सरकार की प्राथमिकता को लेकर जानकारी मिलती है। रायसीना डायलॉग का आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF मिलकर करते हैं। इस बार के रायसीना डायलॉग में 125 देशों के 3,500 से ज्यादा डेलीगेट शामिल होंगे। इस दौरान रूस यूक्रेन जंग के अलावा कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बहरहाल हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। धन्यवाद।